The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक संकट में अब सारी नजरें राज्यपाल कलराज मिश्र पर हैं। वो विधानसभा सत्र बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन शर्तों के साथ। शर्तों वाली बात ने बहुत लोगों का ध्यान खींचा। ये चर्चा चल रही है कि क्या राज्यपाल इस तरह के सवाल चुनी हुई सरकार से कर सकते हैं। क्या सत्र बुलाने से पहले सवाल करने वाली बात किसी नियम या परंपरा में है? तो बड़ी खबर में आज राज्यपाल और उनकी शक्तियों पर बात होगी, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं दिन का वीडियो। कोली, क्या वारदात क्या हुई थी? ये मैं लेकर आ रहा था उसे। अच्छा, आप अपनी बाइक लेके आ रहे थे? एकदम आसा उसने मुंह पे ये समारा इधर से। ये सीपी वाले ने आपके मतलब घुसा मारा है ऐसे करके, चाबी फंसा के। ये कहाँ की बात है? ये पेट्रोल पंप की था, इंदिरा चौराहे पेट्रोल पंप की, CPU ऑफिस के सामने। हाँ। ठीक ठीक ठीक। ये वीडियो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले का है। टीवी पर इस तरह के वीडियो ब्लर करके दिखाने का चलन है, इसलिए हमने भी कर दिया। लेकिन ये वीडियो ब्लर न होता तो आप देख पाते कि युवक के माथे में चाबी घुसी हुई है। घाव में से खून रिसकर चेहरे पर जम गया है। युवक की गलती, उसने हेलमेट नहीं लगाया था और पुलिस से बहस की। बहस में बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस वाले ने बाइक की चाबी निकालकर माथे में घुसा दी। घटना के बाद थाने के पास भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने पुलिस थाने पर पथराव भी किया। उधम सिंह नगर के SSP दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि मामले में एक दरोगा और 2 कांस्टेबल को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाने की अपील की है। CPU के एक दरोगा और 2 कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लिया गया है। उनकी इस कृत्य की जांच, इस लापरवाही की जांच CO भाजपा कर रही है, करेंगी। और मेरी क्षेत्रीय जनता से निवेदन है, कृपा करके कानून को अपने हाथ में ले लें। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। पुलिस इस घटनाक्रम को, विभाग इस घटनाक्रम को संज्ञान ले रही है और लेकर के जो भी इसमें गंभीरतम कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। मेरा पुनः क्षेत्रीय जनता से निवेदन है, कृपा करके कानून को अपने हाथ में ले लें। पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन दोषी फिर बहाल हो जाएंगे। ये घटना लोगों की स्मृति से चली जाएगी। उसके बाद ऐसी ही घटना फिर कहीं होगी। पूरे तंत्र में पुलिस की क्रूरता को लेकर फिर से चर्चा होगी और उसके बाद फिर से एक मौन सहमति आ जाएगी। जब तक कोई घटना हमारे साथ नहीं हो जाती, हम मानने को तैयार नहीं होते कि हमारे देश में पुलिस की क्रूरता एक समस्या है और वो चंद जवानों या अफसरों तक महदूद नहीं है। यकीन नहीं आता तो कभी किसी पुलिस थाने में जाकर देखिए। क्योंकि इस प्रवृत्ति को समस्या माना नहीं जाता, तो ये जस की तस बनी रहती है। जबकि ज़रूरत किस बात की है कि पुलिस के पास हम सबसे ज़्यादा भरोसे के साथ जाएं, सबसे ज़्यादा खुद के प्रति इस आश्वासन के साथ जाएं कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा, हमारी दुख तकलीफ़ें शिकायतें सुनी जाएंगी। पुलिस को मानवीय बनाने की ज़रूरत है और पुलिस की मानवीय ज़रूरतों को भी समझने की ज़रूरत है। जब तक पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगे, जब तक ये पॉपुलर इलेक्शन एजेंडा नहीं बनेंगे, तब तक बदलाव नहीं होगा। आप कितना भी पुलिस को कोसते रहें, उनकी समस्याएं भी बनी रहेंगी और उनका ये रवैया भी। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 47,703 नए मामले सामने आए। 35,000 लोग ठीक हुए और 654 मरीजों की मौत हो गई। इन सबको मिलाकर देश में कुल मामले हो गए 14,83,156। कुल मौतें 33,425। ठीक हुए लोग 9,52,743। दूसरी सुर्खी वित्त के मोर्चे से जुड़ी है। आज बहुत दिनों बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये सुर्खी बनाई। 27 जुलाई की देर शाम खबर आई कि मोदी सरकार 23 और सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सीतारमण ने हीरो एंटरप्राइज के चेयरमैन सुनील कांत मुंजाल से बातचीत में ये जानकारी दी। हालांकि उन्होंने उन कंपनियों के नाम नहीं बताए जिनमें हिस्सेदारी बेची जाएगी। सीतारमण ने यह जरूर बताया कि इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तीसरी सुर्खी राम मंदिर के भूमि पूजन से जुड़ी है। भूमि पूजन 5 अगस्त को है, लेकिन माहौल अभी से बन रहा है।
26 जुलाई को खबर आई कि मंदिर के गर्भगृह के पास जमीन खोदकर अंदर टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। कहा गया कि इसमें मंदिर का पूरा इतिहास, भूगोल, ऐसी जानकारियां दर्ज होंगी जो आने वाले कई वर्षों तक, दशकों तक, सदियों तक सुरक्षित रहेंगी जमीन के भीतर, ताकि भविष्य में जन्मभूमि और राम मंदिर का इतिहास देखा जा सके और कोई विवाद ना हो। ये जानकारी दी थी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने। चौपाल ने ही राम मंदिर का शिलान्यास किया था। 26 जुलाई के कामेश्वर चौपाल के बयान का खंडन 2 दिन बाद यानी 28 जुलाई को आया और खंडन करने वाले थे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ही जनरल सेक्रेटरी चंपत राय। अब लोग पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से किसकी बात सही मानी जाए। वैसे चंपत राय का बयान बाद में आया तो फिलहाल तो उनकी ही बात सही मान लेते हैं। इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भूमि पूजन में प्रधानमंत्री के जाने का विरोध किया। उनका कहना है कि भूमि पूजन में जाना प्रधानमंत्री की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल भावना का हिस्सा है, ऐसा ओवैसी ने कहा। इसी तरह का विवाद देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच भी हुआ था। नेहरू नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर के प्रतिष्ठा के लिए जो समारोह हो रहा है उसमें राजेंद्र बाबू जाएं, लेकिन महामहिम गए थे। ये व्यक्तिगत चुनाव का विषय है। बाकी नेता हैं, सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, सबकी अपनी अपनी मंशाएं हैं। अगली सुर्खी, सुप्रीम कोर्ट ने आज विकास दुबे के कथित फर्जी एनकाउंटर की जांच के लिए बनी समिति में से हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस शशिकांत अग्रवाल और यूपी के पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता को हटाने के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। एनकाउंटर के बाद गुप्ता ने एक टीवी चैनल पर कहा था कि पुलिस पर शक नहीं करना चाहिए, इसी बिना पर उनके चयन को सवालिया नजर से देखा जा रहा था। अगली सुर्खी एक ट्वीट से जुड़ी। एक ट्वीट आपको कितना महंगा पड़ सकता है, पूछिए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से। उनके कुछ ट्वीट्स का स्वतः प्रेरित संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। इस मामले में अब पूर्व जजों और गणमान्य नागरिकों ने भूषण का पक्ष लिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह समेत 131 प्रबुद्ध नागरिकों ने एक बयान जारी करके कहा कि भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मामला आलोचना को दबाने की कोशिश है। इस बयान में कहा गया कि भूषण ने उच्चतम न्यायालय के कामकाज को लेकर कुछ चिंताएं ही जाहिर की थी। अदालत को ये मामला वापस लेना चाहिए ताकि भारत के सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बनी रहे। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। लोकतंत्र की हत्या हो गई, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए काला दिन। ये लाइन कहता कोई ना कोई नेता आपको महीने 2 महीने में टीवी पर दिख जाता है। लोकतंत्र की इन हत्याओं में कातिल बताई जाती है केंद्र सरकार, या फिर कुछ मामलों में राज्य सरकारों पर भी विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं। अभी ताज़ा मामला राजस्थान का है, जहां कांग्रेस की भाषा में कहें तो राज्यपाल केंद्र सरकार के कहने पर लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हैं। वैसे राजनीतिक मायनों में कत्ल या मर्डर इतना डरावना नहीं लगता, क्योंकि लगातार सुनने की आदत हो गई है। आज कोई कांग्रेस का नेता कहता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही तो उसे तुरंत याद दिला दिया जाता है कि चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने वाली रवायत नेहरू जी के ज़माने से ही शुरू हो गई थी। उदाहरणों से किताबें भरी पड़ी हैं। 1959 में केरल में ईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1967 में पश्चिम बंगाल में राज्यपाल धर्मवीर ने अजय मुखर्जी की चुनी हुई सरकार बर्खास्त कर दी थी और कांग्रेस समर्थित पीसी घोष की सरकार बनवा दी थी। इंदिरा गांधी के वक्त, राजीव गांधी के वक्त या फिर मनमोहन सिंह सरकार के दौर में ऐसे खूब मामले आए जब केंद्र सरकार के कहने पर राज्यपालों ने राज्यों में विपक्षी पार्टी की सरकार नहीं बनने दी या राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ज़्यादा दूर नहीं जाते, मनमोहन सिंह सरकार का ही एक उदाहरण देखते हैं। फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए मार्च के पहले हफ्ते में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 2 महीने बाद एनडीए ने 115 विधायकों के समर्थन का दावा किया। उस वक्त बिहार के राज्यपाल थे पूर्व कांग्रेसी नेता बूटा सिंह। बूटा सिंह ने राष्ट्रपति को बताया कि ऐसी सरकार बनाने से हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी। राज्यपाल की सिफारिश पर आधी रात को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे और उसके बाद राज्यपाल की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी गई। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम उस वक्त मॉस्को के दौरे पर थे। महज 2 घंटे में राष्ट्रपति ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश मंजूर कर दी, क्योंकि कैबिनेट की सिफारिश थी, और विधानसभा भंग हो गई। राष्ट्रपति शासन लग गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा भंग करने को
असंवैधानिक बताया था। तो आपने कांग्रेस का उदाहरण सुन लिया कि जब वो सत्ता में थे तो कैसे विपक्षी उन पर लोकतंत्र की हत्या का इल्जाम लगा रहे थे और क्या उदाहरण दे रहे थे। अब ये जिम्मेदारी बीजेपी के हिस्से आ गई है। अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश से होते हुए बात राजस्थान तक पहुंची है। कांग्रेस कह रही है कि राज्यपाल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सदन का सत्र बुलाइए, राज्यपाल टालमटोल कर रहे हैं। कौन सही है कौन गलत, थोड़ा संवैधानिक पहलुओं से समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि राज्यपाल कौन होता है। संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। राज्यपाल किसी राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, या कहिए कि संवैधानिक मुखिया यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। जैसे देश का संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति, और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। इस तरह से राज्यपाल का कार्यालय दोहरी भूमिका में होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। समझिए कि केंद्र सरकार की पसंद के राज्यपाल होते हैं। क्या काम होते हैं राज्यपाल के? राज्यपालों के काम या कह लीजिए शक्तियों को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला कार्यकारी शक्तियां, दूसरा विधायी शक्तियां, तीसरा वित्तीय शक्तियां और चौथा न्यायिक शक्तियां। कार्यकारी शक्तियों में आता है राज्य के सभी कार्यकारी फैसले जो औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं, या मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को औपचारिक रूप से राज्यपाल नियुक्त करते हैं। फिलहाल मुख्य मुद्दा राज्यपाल की विधायी शक्तियों का है, जिसमें सबसे अहम काम होता है सदन का सत्र बुलाना। और इन्हीं शक्तियों को लेकर राज्यपाल की भूमिका पर सबसे ज्यादा विवाद होते हैं। राजस्थान का मौजूदा झगड़ा भी इसी बात को लेकर है। सदन का सत्र कौन बुला सकता है? इस बाबत में नूर की तजल्ली हमारे संविधान में मिलती है। संविधान का अनुच्छेद 174, इसमें सदन बुलाने की शक्ति राज्यपाल के पास है। राज्यपाल अपने विवेक से समय समय पर उचित समय पर सदन का सत्र बुला सकते हैं, लेकिन 2 सत्रों के बीच का समय 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा संविधान में लिखा है। अब अनुच्छेद 174 में तो सदन बुलाने को लेकर राज्यपाल के विवेक की बात है, लेकिन राज्यपाल का विवेक निहित है मंत्रिमंडल में, और इसका जिक्र अनुच्छेद 163 में मिलता है। अनुच्छेद 163 के मुताबिक राज्यपाल कैबिनेट की सलाह पर ही काम करते हैं। अनुच्छेद 163 के पहले हिस्से में लिखा है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति सीमित है। सिर्फ वो उन कुछ मामलों में ही अपनी मर्जी से फैसले ले सकते हैं जहां संविधान उन्हें स्वतंत्र फैसले लेने का हक देता है, और इसलिए ये माना जाता है कि राज्यपाल सदन का सत्र बुलाने या ना बुलाने का फैसला खुद नहीं ले सकते। वो मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हैं। बात यहाँ पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती, थोड़ी अस्पष्टता रहती है, और इसकी वजह से कई बार राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच झगड़े होते हैं, और फिर झगड़े सुलझाने आता है कोर्ट। तो सदन का सत्र बुलाने को लेकर कोर्ट की क्या राय है? सत्र के झगड़े की नौबत 2016 में उत्तराखंड में आई थी, जब कांग्रेस के 9 विधायक बागी हो गए और विपक्षी पार्टी बीजेपी से जा मिले थे। तब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के हरीश रावत। बीजेपी ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा किया था। राज्यपाल ने अगले दिन ही हरीश रावत से बहुमत साबित करने के लिए कहा था। फिर विधानसभा के स्पीकर ने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी, और राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी थी। राष्ट्रपति शासन लगा तो मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने सत्ताधारी पार्टी को बहुमत परीक्षण का मौका दिए बिना राष्ट्रपति शासन लगाने को गलत बताया। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि अगर बहुमत पर सवाल है तो जितना जल्दी हो सके बहुमत का परीक्षण कराना चाहिए। यह तो बात हुई तब की जब सरकार पर अल्पमत में होने पे सवाल उठ रहे हो, लेकिन सामान्य तौर पर सदन बुलाने को लेकर कोर्ट क्या कहता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मिलता है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने अरुणाचल प्रदेश के एक मामले में कहा था कि सदन का सत्र बुलाने की पूरी शक्ति सिर्फ राज्यपाल में निहित नहीं होती। इस फैसले में बेंच ने कहा था कि हमारे संविधान निर्माता भी ये नहीं चाहते थे कि सदन बुलाने या भंग करने जैसी सारी शक्तियां सिर्फ राज्यपाल में निहित हों। कोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि राज्यपाल सदन बुलाने या भंग करने जैसे फैसले मंत्रिपरिषद के मुखिया मुख्यमंत्री की सलाह पर ही कर सकते हैं, खुद से ऐसे फैसले नहीं ले सकते। लेकिन इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री से सलाह वाली बात तब तक ही ठीक है जब तक लगे कि सरकार ने बहुमत नहीं खोया है। अगर बहुमत पर सवाल उठे हैं तो राज्यपाल खुद भी सदन का सत्र बुलाने का या भंग करने का फैसला ले सकते हैं। इस मामले पर और स्पष्टीकरण के लिए हमने बात की कुछ संविधान विशेषज्ञों से। अगर मंत्रिमंडल की ये सलाह है कि विधानसभा आयोजित की जाए तो राज्यपाल इस पर इनकार नहीं कर सकते। केवल 1-2 स्थितियां हैं जब राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह
पे एक्ट करने से इनकार कर सकते हैं। एक इसका उदाहरण यह है कि अगर राज्यपाल को शक हो कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी बहुमत खो बैठी है, लेकिन इस स्थिति में ऐसा कोई आरोप नहीं है। इसलिए अगर ये सलाह दी गई है राजस्थान के मंत्रिमंडल के द्वारा कि असेंबली को आयोजित किया जाए, तो राज्यपाल को इसका पालन करना ही पड़ेगा। आपने विशेषज्ञों को सुना। अब एक बार फिर राजस्थान वाले झगड़े पर लौटते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री राज्यपाल से कह रहे हैं कि सदन का सत्र बुलाइए, और राज्यपाल बुलाने को राजी नहीं है। मना नहीं कर रहे, बस टाल रहे हैं। सरकार से सदन बुलाने की वजह पूछ रहे हैं। अब यहाँ गहलोत सरकार ने बहुमत खो दिया हो ऐसा भी नहीं दिख रहा, क्योंकि ना तो विपक्षी पार्टी बीजेपी और ना ही बागी विधायक बहुमत परीक्षण की मांग कर रहे हैं। यानी सब मान रहे हैं कि फिलहाल गहलोत के पास बहुमत है। गहलोत भी ये नहीं कह रहे कि वो सदन में बहुमत परीक्षण करना चाहते हैं, बस कोरोना पर बहस के नाम पर सदन का सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। गहलोत सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं, इसकी छिपी वजह क्या है? ये वजह है कि कांग्रेस पार्टी सदन बुलाए जाने पर व्हिप जारी करेगी विधायकों के लिए, और अगर तब भी बागी विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया तो उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर के पास मजबूत वैधानिक ग्राउंड होगा। अभी कोर्ट सदस्यता रद्द करने पर अड़ंगा लगा रहा है, क्योंकि व्हिप विधानसभा के बाहर जारी हुई थी। ये चाल बीजेपी भी समझ रही है, इसलिए बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार सदन में देरी कर रही है बुलाए जाने को लेकर। केंद्र सरकार का मतलब समझिए राज्यपाल के फैसले। ये सेट प्रैक्टिस है कि राज्यपाल केंद्र के मुताबिक ही फैसले लेते हैं, और राज्यपाल सदन बुलाने के लिए मन नहीं बना पा रहे। वजह कोरोना को बता रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और 21 दिन के नोटिस की बात कर रहे हैं। अब मामला संविधान का है तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का भी सबको इंतजार रहेगा। जो भी टिप्पणी होगी हम आपको फिर बताएंगे। अब बात रफाल की। रफाल पर हम पहली बार बात नहीं कर रहे। 2 साल से दी ललन टॉप शो आपको खबरें बता रहा है, और इस दौरान कई बार रफाल पर बात भी हुई, लेकिन हमें कभी इसलिए रफाल पर बात नहीं करनी पड़ी क्योंकि उस पर बहुत सारी बातें होने लगी थी। जी, आज खबर यही है कि रफाल पर ढेर सारी खबरें हो रही हैं। ट्विटर पर ट्वीट हो रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट किए जा रहे हैं। एंकर रफाल विशेषज्ञ हो गए हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे रफाल के आने से भारत की सेना अचानक सक्षम हो जाएगी, चीन डरकर खुद ब खुद नेस्तनाबूद हो जाएगा। एक मीडिया सर्कस खड़ा हो गया है जिसने एक बेहद महत्वपूर्ण रक्षा खरीद को सस्ती लोकप्रियता के खेल में ला खड़ा किया है। अपनी जमात को हमने कोस दिया, लगे हाथ नेताओं पर भी हाथ साफ कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2019 के इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में खुद कहा था, देश एक स्वर में कह रहा है कि अगर आज हमारे पास रफाल होता तो नतीजा कुछ और होता। सुनिए। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। और ये बात हम साफ साफ समझे कि राफेल पर पहले स्वार्थ नीति, उसके कारण और अब राजनीति के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ है। कुछ ही दिन पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, जिनके बाद पाकिस्तान की तरफ से हुई बमबारी का जवाब देते हुए विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का MiG-21 बाइसन क्रैश हो गया था। इस बयान में आप आज चल रहे उत्सव की भूमिका बनते हुए देख सकते हैं। हमें उत्सव से कोई आपत्ति नहीं, देश की सेना की ताकत बढ़े तो उस पर जरूर खुश हुआ जाए, लेकिन कितना और किस तरह, असली सवाल यही है। जब से विमान फ्रांस से चले हैं उनकी हर पल की गतिविधि का अपडेट दिया जा रहा है, जैसे वो फाइटर जेट नहीं पिज्जा डिलीवरी के बॉयज हो। आज भी वो तस्वीरें आई जिनमें उन्हें हवा में ईंधन लेते दिखाया गया। जेट अंबाला पहुंचने वाले हैं और उनकी अगवानी के लिए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया पहुंच रहे हैं। भीड़ की आशंका को देखते हुए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के इर्द गिर्द धारा 144 लगा दी गई है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये समझने के लिए आपको रक्षा विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं कि 5 रफाल अचानक न किसी मोर्चे पर जमीनी हालात बदल सकते हैं, ना ही हमारी ताकत में कोई नाटकीय इजाफा कर सकते हैं। ये बात खास तौर पर लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के संदर्भ में है। क्या रफाल आते ही लद्दाख जाएगा? ये सवाल हमने रक्षा मामलों पर हमारी खास सीरीज रखवाले में भी पूछा था। सुनिए तब हमारे पैनल पर रक्षा मामलों पर लंबे समय से नजर रख रहे पत्रकारों ने क्या बताया था। काफी क्लियर आंसर है कि देखो,
जब ये जहाज आते हैं 29th को निखिल, वो कॉम्बैट रेडी हैं। अगर कोई एक्सिजेंसी है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जो डिमांड करता है कि रफाल की जरूरत है वहां पर, तो वो बिल्कुल डिप्लॉय हो सकते हैं। वो थियोरेटिकली तो बिल्कुल है, क्योंकि और एयरफोर्स ने कहा भी है कि हम तो काफी पहले से ट्रेन कर रहे हैं रफाल। 2017 से इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो ट्रेन कर रहे हैं इस जहाज पर। तो वो और इंडियन एयरफोर्स ने एक काफी अद्भुत स्टेटमेंट भी इशू किया था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे पायलट्स पूरी ऑपरेशनली रेडी है। और ये एक सब्जेक्ट हो जिसमें वो कमेंट कभी नहीं करते हैं। ऑपरेशनल रेडीनेस एक सेंसिटिव चीज है जिसपे कमेंट नहीं होता है। तो वो एक आप रीड कर सकते हो कि वो जो हो रहा है अभी, मामला जो हो रहा है लद्दाख में, उससे कनेक्टेड है। लेकिन तो एक चीज है कि अगर आपको डिप्लॉय करना है तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब एक नया जहाज आता है तो एक थोड़ा सा लीड इन टाइम होता है ऑपरेशनलाइजेशन के लिए, जिसमें आप टेस्ट फ्लाई करते हो, अब थोड़ा विंग स्ट्रेच करते हो, अब डिस्कवर करते हो कि ये जहाज क्या कर सकता है। और याद रखिए निखिल कि ये एक एवोल्यूशनरी एयरक्राफ्ट है। वो जो कंपेयर नहीं कर सकते हो जो हमारे इन्वेंट्री में ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि हमारे एयरक्राफ्ट मॉडर्न नहीं है, ऐसा नहीं है कि रफाल आ गया तो सब कुछ ठीक हो गया और एयरफोर्स भी ठीक हो गया। एयरफोर्स के पास मिराज 2000 है, सुखोई 30s है, अपग्रेडेड मिग 29 है, और ये काफी मॉडर्न फाइटर्स है ही, काफी अपग्रेडेड भी हैं। लेकिन जब रफाल आएगा तो अगर आपको डिप्लॉय करना है तो हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी वो सिर्फ अंबाला में बेस्ड होंगे। अगर कोई इमरजेंसी है तो डिप्लॉय हो सकता है। 5 रफाल भारत आए हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। वो और खुशी की बात होगी जब पूरे 36 विमान आ जाएंगे। लेकिन इस उत्सव में ये बात खोने ना पाए कि भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी से बुरी तरह जूझ रही है। जब तक भारत में एक मुकम्मल रक्षा खरीद नीति का अभाव रहेगा, हम इसी तरह हथियारों की छोटी छोटी खेप के जश्न मनाते रहेंगे, जिसे शास्त्रों में एडहॉकिज्म कहा गया है। जबकि हमारी सेना की समस्याएं दूरदर्शी नीतियों की मांग करती हैं और खुली पारदर्शी नीतियों की मांग करती हैं। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं देवेंद्र की ये छोटी सी कविता। मैं गुल्लक में जोड़ता रहा तुम्हारी तमाम मुस्कुराहटें, गुल्लक फूटी तो उदासी निकली, बस इतना ही मुस्कुराई तुम। मुस्कुराइए और इसको बचा कर रखिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।